साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे भूगोल में जो पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का प्राकृतिक विभाग या भौतिक विभाग के अंतर्गत तीसरा विभाग, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की, और उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग आज देखें कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी भौगोलिक संरचनाएं हैं जिसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और उन भौगोलिक संरचनाओं का भौगोलिक रूप से क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग जहां तक पढ़ लिए थे उससे आगे की बात करें तो जो पढ़ना है यहाँ पर वो पढ़ना है सबसे पहले अरावली पर्वत को। तो अरावली पर्वत और इसके बाद कई और भौगोलिक संरचनाएं। तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो हमने कहा था कि भारत का जब हम विस्तार देखते हैं तो विस्तार जो है ये इस रूप में दिखाई पड़ता है। यही हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, या इवन कहें तो यही दक्षिण भारत, जिसमें यहां से लेकर यहां तक ये अरावली पर्वत, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब को जोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत यही यहां से है, जो हमने कहा था कि यहां अहमदाबाद है और अहमदाबाद के बाद इधर जो है ये दिल्ली। तो अहमदाबाद से दिल्ली तक, बीच में राजस्थान है, कुछ हरियाणा का भी पार्ट है। यही सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ध्यान रखना। अब यहां पर ध्यान देना है कि इस अरावली पर्वत को देखें तो इसका जो विस्तार है ये ध्यान दें तो भारत में ये उत्तर और पश्चिम में, ये ध्यान रखना कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो अहमदाबाद से दिल्ली तक। तो लोकेशन देखना है तो उत्तर पश्चिम में, ये ध्यान रखना। और उत्तर पश्चिम में ये जो पर्वत है ये एक पुराने रूप में मुड़दार पर्वत है। जैसे मैंने पढ़ा था हिमालय के बारे में, तो यह भी मुड़दार पर्वत। और मुड़दार पर्वत शुरुआती दौर में था लेकिन बहुत प्राचीन पर्वत। तो ध्यान रखना है कि यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत, विश्व का सबसे पुराना मतलब सबसे प्राचीन पर्वत है। और अब जो है ये एक अवशेष के रूप में, और इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता। तो ये ध्यान रखना है, दोनों एग्जाम्पल कि मुड़दार का उदाहरण है और अवशिष्ट भी है। और साथ ही साथ ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, हमने विश्व का सबसे नवीन पर्वत भी पढ़ा था। जब पढ़ रहे थे हम लोग हिमालय, तो पढ़े थे कि हिमालय दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत में से शामिल। अब यहां ध्यान रखना है कि हमने कहा था कि इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर में फैला हुआ अहमदाबाद से दिल्ली तक एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला के रूप में देखा जाता, जिसका मैक्सिमम जो विस्तार है, ये ध्यान रखना है कि इसका कुल जो विस्तार है उसमें 80% जो विस्तार है वो राजस्थान में पड़ता। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना है कि 80% विस्तार इस पर्वत का राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता, और इसलिए राजस्थान के क्षेत्र में कई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फीचर्स के साथ ये पर्वत यहां मौजूद है। जिसमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इस पर्वत की जब हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो सबसे ऊंची चोटी जब पूछेगा तो याद रखना कि यहां एक ऊंची चोटी है सबसे, जिसका नाम है गुरु शिखर। तो ये ध्यान रखना है गुरु शिखर को। और गुरु शिखर की कुल ऊंचाई 1722 मीटर। और ये ध्यान रखना है कि ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, और ये जो है ऊपर के हिस्से, मतलब ये गुजरात के बाद जो पार करता है तो ये राजस्थान में, तो इसी को गुरु शिखर माने। तो ध्यान रखना कि गुरु शिखर जो है इसका विस्तार, जो गुरु शिखर का बनावट है, एक्चुअली ये राजस्थान में। तो कभी कभी पूछ देगा कि अरावली पर्वत में जो सबसे ऊंची चोटी है उस गुरु शिखर का विस्तार किस क्षेत्र में पड़ता है या किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। ऊंचाई ध्यान रखना है
की सबसे ऊंची चोटी और 1722 मीटर की एक चोटी है। अब यहां ध्यान रखना, हमने बताया था पिछले वीडियो में ही हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर चुके थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कि इसी में राजस्थान के क्षेत्र में दो लोकेशन, एक है माउंट आबू शहर, ये ध्यान रखना। तो माउंट आबू शहर इसी पर्वत पर, तो माउंट आबू शहर बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए। और इसी पर्वत पर एक ध्यान रखना है कि एक मंदिर है जिसको दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको मध्यकालीन समय में, जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत था, तो मध्यकालीन समय में एक राजा ने इसका निर्माण कराया था जिसका नाम था सोलंकी। तो राजा सोलंकी के द्वारा बनाया गया दिलवाड़ा का जैन मंदिर इस पर्वत पर एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है, जहां पर अक्सर जैन धर्म के अनुयायी के लोग यहां जाते हैं। और जैन धर्म के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल। इसके अलावा ध्यान रखना है कि दो इंपॉर्टेंट नदी, एक नदी, नदियां और भी है लेकिन दो इंपॉर्टेंट, एक लूनी नदी और एक साबरमती। ये ध्यान रखना है कि लूनी नदी और साबरमती जो दो नदी, साबरमती तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है साबरमती का संत जिसने कर दिया कमाल, गांधी जी का आश्रम इस नदी के किनारे है, जो विश्व विख्यात है, वर्ल्ड के लोग इसको देखने आते हैं। तो साबरमती नदी तथा लूनी नदी, ये दोनों नदी का उद्गम जो है इसी पर्वत के आसपास है, जिसमें एक तो उदयपुर में और एक नारावली पर्वत के पास नाग पहाड़ है। तो नाग पहाड़ ये लूनी का और उदयपुर के पास साबरमती का, ये दोनों का उद्गम स्थल इसी पर्वत के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखना है, नदी चक्र आएगा तो फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना है कि पर्वत जो है इसमें दो तरह की चट्टानें मिलती है, एक चट्टान जिसको आग्नेय चट्टान कहते हैं और दूसरा जो है वो है रूपांतरित चट्टान, जो कि बहुत पुराना हो चुका है। और रूपांतरित जब पढ़ते हैं या कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक, तो पता चलता है कि वो पर्वत, पहले चट्टानें जो होती है पहले किसी और रूप में होती है, समय के साथ बहुत सारे भौगोलिक कंडीशन के कारण उसमें बदलाव आ जाता है, और बदलाव आ जाता है तो उसी बदले हुए स्वरूप को हम रूपांतरित चट्टान मानते हैं। तो ध्यान रखना है कि इस पर्वत पर यही दो तरह के चट्टानों की प्रधानता पाई जाती। तो ये अरावली पर्वत से संबंधित बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाए। अब यहां के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत, नाम है विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत को भी थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है यहां, क्योंकि विंध्याचल पर्वत भी बहुत इंपॉर्टेंट भौगोलिक बनावट है प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण भारत। तो ये अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत के नीचे आ जाएं तो यहां पर एक पर्वत है ऐसे, और एक पर्वत विंध्याचल पर्वत के रूप में। तो ध्यान रखना, यही पर्वत विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत अगर ध्यान दें तो लोकेशन अगर देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत जो है वो अरावली पर्वत के दक्षिण में है या मालवा का पठार है उसके दक्षिण में, दोनों के आंसर हो सकता है। मतलब अरावली पर्वत ये है तो अरावली पर्वत के दक्षिण और बीच वाला भाग जो है ये मालवा का पठार है, बड़ा एरिया है। तो इनको दोनों को लोकेशन से, अभी हम लोग मालवा का पठार भी देखेंगे। तो ध्यान रखना कि विंध्याचल पर्वत की जब बात करें तो या तो अरावली पर्वत के दक्षिण में या इधर मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित एक पर्वत जिसको हम विंध्याचल पर्वत कहते हैं। तो विंध्याचल पर्वत एक महत्वपूर्ण पर्वत, और इस मामले में कि विंध्याचल पर्वत जो है वो भारत का एक प्राकृतिक विभाजन करता है। तो ध्यान रखना है, पहले तो ध्यान रखना है या तो लिखे तो अरावली पर्वत के दक्षिण में या मालवा के पठार के दक्षिण में, ये दोनों आंसर हो सकता है। क्योंकि मालवा के पठार के सेंस में देगा तो भी समझना है और अरावली पर्वत देगा तो भी समझना, क्योंकि दक्षिण में।
और दक्षिण में जो ये विंध्याचल पर्वत है, ध्यान रखना है कि भारत के लिए एक प्राकृतिक सीमा मतलब नेचुरल बाउंड्री है। और प्राकृतिक सीमा किसका? तो दो का, उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का। तो ये ध्यान रखना। तो इतिहास में हम लोग पढ़ते आ रहे, आप लोग पढ़े होंगे, अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण का अभियान किया था। तो दक्षिण का अभियान या दक्षिण भारत, तो ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो कहते हैं, तो भारत का लोकेशन पूरा है ये ऐसे। तो किसको उत्तर माना जाए, किसको दक्षिण माना जाए, ये एक भौगोलिक बनावट के आधार पर डिमार्केशन किया गया। और ध्यान रखना है कि ये जो पर्वत है ये भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटता है। मतलब क्या है कि अगर इस पर्वत को देखें तो इसके ऊपर वाला भाग ये जो है ये उत्तर भारत, और इसके नीचे आ जाए तो ये इसके नीचे पूरा जो है ये दक्षिण भारत। तो मतलब इसके ऊपर चले गए तो नॉर्थ इंडिया में चले, इसके नीचे आ गए तो साउथ इंडिया में आ गए। तो कभी कभी पूछेगा कि भारत को प्राकृतिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटता है कौन? तो ध्यान रखना है कि बांटने का काम यही विंध्याचल पर्वत करता। अब विंध्याचल पर्वत का मुख्य जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में। और यहां ध्यान रखना है कि विंध्याचल पर्वत में भी एक ऊंची चोटी है, और ऊंची चोटी जो है ये, इसको याद रखना। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको पूछ दे तो सबसे ऊंची चोटी जो है इसका, उसका नाम अमरकंटक है। तो अमरकंटक बार आएगा, जब नदी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी चर्चा होगी। और अमरकंटक विंध्याचल की सबसे ऊंची है, जबकि हमने कहा ये 1722 मीटर है, जबकि यहां देखें तो अमरकंटक की ऊंचाई जो है ऊंची चोटी ये 1048 मीटर। तो ध्यान रखना है, जो आपको कई बार पूछेगा तो ये ध्यान रखना इसको कि ये जो ऊंची चोटी है ये अमरकंटक है, और अमरकंटक ही यहाँ का सबसे हाईएस्ट पोजीशन या लोकेशन के तौर पर देखा जाता। अब यहां ध्यान देंगे कि विंध्याचल पर्वत की जब बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत एक इंपॉर्टेंट पर्वत है, जहां से अमरकंटक जो लोकेशन है सबसे ऊंची चोटी, यहीं से दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी ध्यान रखना है कि इसी पर्वत के सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नर्मदा नदी पढ़ेंगे नदी चैप्टर में तो वहां पर इसकी चर्चा हो, और तब आपको बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे है ये। एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो पर्वत है विंध्याचल पर्वत, ये एक अलग तरह का पर्वत है जिसको ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, या इसी को हम भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं, या इसी को खंडित पर्वत भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना, और अक्सर एग्जाम में पूछेगा कि विंध्याचल पर्वत एक उदाहरण है किसका, तो ध्यान रखना है कि ब्लॉक पर्वत है, नहीं तो बरसोत पर्वत है, न तो खंडित पर्वत। अरावली पर्वत मूर्धार पर्वत, हिमालय पर्वत मूर्धार पर्वत। अब यहां पर चूंकि हमने कहा कि नर्मदा निकलती है, तो नर्मदा जो निकलती है तो ये विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल के बाद ये नर्मदा नदी, ये ध्यान रखना, ये नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के बगल में इधर एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा के बाद एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी। तो चार इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहां, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी हम लोग पढ़ेंगे जब नदी चैप्टर आएगा, और तब आपको बताया जाएगा कि ये दोनों नदियां भारत में गंगा, सोन, कोसी, इन सब नदियों से बिल्कुल अलग नदी है, क्योंकि ये नदी भ्रंशोत घाटी से होकर बहती है, और भ्रंशोत घाटी से होकर बहने के कारण ही इधर एक पर्वत बना हुआ है जिसको हम विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत पर्वत क्या है, तो भ्रंशोत पर्वत ध्यान रखना है कि भ्रंश घाटी से बनता है,
तो भ्रंश घाटी क्या होता है? तो भ्रंश घाटी या इसी का दूसरा नाम धसान घाटी। तो भ्रंशोत इसी भ्रंश से बना, तो या तो भ्रंश घाटी का है या धसान घाटी का है। होता क्या है कि मान लिया कि कोई लैंड है ऐसे, और लैंड का बीच वाला पोर्शन धंस जाए, पृथ्वी के भूगर्भिक क्रिया से, आंतरिक बनावट की वजह से, भौगोलिक जब कोई बदलाव होता है तो पृथ्वी के भूगर्भ में कोई हलचल होती है और वो चीज धंस करके नीचे चला जाता। लेकिन जब ये पृथ्वी है और इसका सस्तल अगर धंसेगा, तो मान लिया ये ऐसे धंस जाए ऐसे, तो ऐसे ये वाला पार्ट अंदर चला गया, तो अंदर जब जाएगा प्रेशर से, तो ये पार्ट नीचे जाएगा, तो ये वाला पार्ट दबाव पड़ने से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये प्रेशर पड़ने से इसका किनारा वाला भाग ऐसे उठ जाए, तो उठ जाएगा। तो ये जो पर्वत है, इसी पर्वत को भ्रंशोत पर्वत कहते, ये ध्यान रखना। और जो घाटी बन गया, इस घाटी को हम भ्रंश घाटी कहते, और इसी रूप में ये दोनों नदियां, और दोनों नदियों के साथ साथ ये दो पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत के बाद नर्मदा नदी, नर्मदा के बाद ताप्ती नदी, नर्मदा के बाद सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के बाद ताप्ती नदी। ये लोकेशन ध्यान रखना ऑर्डर वाइज। जहां ध्यान रखना है कि विंध्याचल पर्वत सबसे उत्तर में है, इसके बाद नर्मदा नदी है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत है, उसके बाद ताप्ती नदी। और एक यूनिक बनावट है भारत में, दक्षिण भारत के अंतर्गत या पूरे भारत के अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो एक पर्वत, एक नदी, एक पर्वत, एक नदी, इस प्रकार करके 4 लोकेशन है अल्टरनेट तौर पर, पर्वत नदी करके। और ये इसलिए है कि सब की बनावट जो है वो सम्मिलित रूप से हुई है। इसके धंसने से घाटी बन गया, और घाटी के धसान से उसके अगल बगल में जो ऊपर उठ गया भाग पृथ्वी से, उसको पर्वत के रूप में देखा गया। इसको भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। मतलब एक ही पर्वत है जो 2 भाग में टूटा हुआ, इसलिए इसको खंडित पर्वत भी कहते हैं। जब पर्वत चैप्टर आएगा तो इन सब बातों की चर्चा वहां पर की जाए। तो ध्यान रखना है कि ये दोनों पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट। नदी की बात करेंगे तो नदी हम लोग देखेंगे वहां पर जब चर्चा होगी नदी चैप्टर। इसके अलावा ध्यान रखना है कि अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी जो है ये मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन लोकेशन किस राज्य में पड़ता। तो ये 4 लोकेशन को ध्यान रखें। अब विंध्याचल पर्वत के बाद ये पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सतपुड़ा पर्वत को देखें, तब जाकर के यहां पर का लोकेशन कंप्लीट हो जाए। और हम जो पढ़ रहे हैं वो पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, और पीटी में जो बेसिक फीचर है वही जानना, और उसी के द्वारा आपको चीजों को ध्यान रखना। तो मौलिक बातें जो है भारत के भौतिक विभाग से संबंधित, उसको यहां स्टडी कर रहे हैं। ऐसे फिर से जहां जहां पर्वत नदी आएगा वहां फिर से चैप्टर होगा। अभी यहां पर तो हम सिर्फ विभाग देख रहे हैं कि कहां पर कौन लोकेशन है। अब यहां से आगे बढ़ें तो ध्यान रखना है कि एक पर्वत है बहुत इंपॉर्टेंट जो साथी में इसी के साथ जुड़ा हुआ, नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत क्या है, कैसे इसको समझना, जब इसको समझ लेंगे तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो 4 बनावट हमने कहा है उसी को देख रहे हैं। तो ये जो है अगला जो संरचना है भौगोलिक रूप से नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत के बारे में आपसे पूछे कि लोकेशन कहां है, तो ये तो प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत में साथ साथ ध्यान रखना कि सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। तो ध्यान रखना है कि ये जो पर्वत है इसका विस्तार मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों का लोकेशन के बीच में जो पर्वत है उसी का नाम सतपुड़ा पर्वत। तो ये दोनों के बीच में है, और ये हमने कहा है कि सब भौगोलिक क्रिया में साथ में बनने वाला स्ट्रक्चर एक ही साथ बना है। ये जब बन रहा होगा तो भौगोलिक बनावट के समय विंध्याचल पर्वत, नर्मदा, ताप्ती और सतपुड़ा पर्वत ये सब एक ही साथ बना हो। और इस रूप में ध्यान रखना है कि सतपुड़ा पर्वत भी बनावट के दृष्टिकोण से ब्लॉक पर्वत। तो ध्यान रखना है ब्लॉक पर्वत का ये भी उदाहरण। तो ब्लॉक पर्वत विंध्याचल भी और ब्लॉक पर्वत ये भी।
अब यहां ध्यान रखना है कि इसी पर्वत पर भारत में पाए जाने वाले एक घने जंगलों में एक जंगल है यहां पर, जिसको सतपुड़ा का घना जंगल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सतपुड़ा का घना जंगल इसी लोकेशन में, इसी पर्वत पर है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि सतपुड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र भी है। तो सतपुड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र इसी लोकेशन में, जिसके अंतर्गत एक लोकेशन है जिसको सिंगरौली कहते हैं, और सिंगरौली में बड़े पैमाने पर भारत के अंतर्गत कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहां के बाद आगे चलें तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना कि सतपुड़ा पर्वत का जब सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो सबसे ऊंची चोटी जो सतपुड़ा पर्वत का है वो ध्यान रखना इसका नाम धूपगढ़ है। और धूपगढ़ एक इंपॉर्टेंट चोटी है, पीक है। मतलब ये जो है नर्मदा का सतपुड़ा, इसमें एक चोटी है और इस चोटी का ही नाम धूपगढ़ है। और धूपगढ़ का जो लोकेशन है उसको ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। तो 1350 मीटर मतलब इसकी ऊंचाई जो है वो अमरकंटक से कम है, क्योंकि अमरकंटक का 1048 था और ये 1350 है। और ये ध्यान रखना है कि ये धूपगढ़ जो लोकेशन है ये पड़ता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसका लोकेशन। तो यही 3-4 महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको बेसिक तौर पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये सब आपको ध्यान रखना है बनावट के आधार पर। अब चलें इसके आगे। तो एक जो लोकेशन है वो ध्यान रखना है, वो लोकेशन है, नाम है मालवा का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो मालवा का पठार बार बार पूछेगा यहां से बहुत सारा सवाल, क्योंकि पठार ऐसे भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होता। हमने शुरू में ही जब बायोलॉजी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी पढ़ रहे, भौगोलिक विविधता, तो हमने बताया था कि जितने भी पठार होते हैं वो सभी पठार खनिज संपदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसलिए मालवा के पठार में भी इसी तरह के खनिज संपदा का कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और इसके कारण से कई महत्वपूर्ण शहर राजघराने इस पठार के आसपास विकसित हुए। तो इसी को हम लोग को देखना है मालवा के पठार के रूप में। अब मालवा के पठार को ध्यान दें तो इसको आपको देखना है, तो पहले तो ध्यान देना है कि इसका जो विस्तार है वो कहां है। तो इसको मैं यहां पर थोड़ा सा यहां हटा रहा हूं इन चीजों को, ताकि आप इसको समझ सकें कि मालवा का पठार का विस्तार कहां। तो मालवा के पठार का जब विस्तार देखेंगे तो यही मालवा के पठार का लोकेशन, ये ध्यान रखना, गुजरात के पूरब में या मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, इवन की मध्य प्रदेश में ही ज्यादातर हिस्सा। और ये ध्यान रखना है कि जब लोकेशन देख रहे हैं तो क्या है, तो 2 लोकेशन आप कह सकते हैं। पहला तो कह सकते हैं कि अरावली पर्वत के दक्षिण और पूरब में, मतलब अरावली पर्वत के दक्षिण और पूरब में स्थित पठार है, उसी का नाम मालवा का पठार। ये ध्यान रखना है कि इसके पूरब में यहां भी एक पठार जिसको बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, ये हो गया मालवा का पठार, मालवा का पठार, और ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से सवाल पूछता है। तो मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार, इधर में विंध्याचल पर्वत ये, और इधर अरावली पर्वत। तो इस प्रकार से ये घिरा हुआ, इधर बुंदेलखंड का पठार, इधर अरावली पर्वत, इधर विंध्याचल पर्वत, बीच में जो लोकेशन है वो मालवा का पठार। तो अवस्थिति अगर पूछ दे तो ध्यान रखना है कि 3-4 पॉइंट से आप इसको दर्शा सकते हैं। पहला तो कि यह जो है अरावली पर्वत के, अरावली पर्वत अगर माने तो अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में, पहला पॉइंट। तो पहला अगर लोकेशन आंसर देगा तो ये भी सही है कि दक्षिण पूर्व में। दूसरा आंसर दे तो ध्यान रखना है, आंसर दे सकता है तो देंगे तो कह देगा
विंध्याचल पर्वत के रेस्पेक्ट में, तो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, ये ध्यान रखना। या तीसरा पॉइंट दे तो ये भी कह सकते हैं कि ये बुंदेलखंड के पश्चिम में, तो बुंदेलखंड के पश्चिम भी मान सकते हैं इसको। यह आंसर दे दे तो ये भी कह सकते हैं अरावली पर्वत तथा बुंदेलखंड के बीच जो स्थित पठार है उसी को मालवा का पठार कहते हैं। और ध्यान रखना कि मालवा का पठार का मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में, और जब मध्य प्रदेश का लोकेशन देखेंगे तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का लगभग 28% भूभाग, मध्य प्रदेश का 28% भूभाग इसी मालवा के पठार में विस्तार है। तो मालवा के पठार का विस्तार जो है वो 28% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को कवर करता है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पर 28% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। तो ये ध्यान रखना, मतलब मुख्य रूप से लोकेशन जो है वो आपको मध्य प्रदेश में ही। अब यहां ध्यान देना है कि जब मालवा के पठार की बात आती है तो मालवा के पठार में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिसको आपको ध्यान रखना। और जितने भी बड़े बड़े शहर का नाम ले सकते हैं, जैसे इंदौर है, ग्वालियर है, भोपाल है, उज्जैन है, ये सब इसी क्षेत्र में है। तो ध्यान रखना है कि मालवा के पठार की जब लोकेशन देखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या उज्जैन, ये सब का विस्तार इसी मालवा के पठार में पड़ता। अब मालवा के पठार में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन और उसको एक नाम दिया गया जिसको चंबल का बीहड़ कहते हैं। तो चंबल का बीहड़ है यहां। तो बीहड़ मतलब क्या होता है? तो बीहड़ को नॉर्मली हम लोग सामान्य भाषा में देखें तो इसको बुरा स्थल कहा जाता है, और इसको ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में देखते हैं जिसको बैड लैंड टोपोग्राफी कहते हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे नदी चैप्टर तो ये चर्चा फिर से होगा। तो चंबल का बीहड़ आप सुनते होंगे 10वीं क्वीन या 10वीं रानी फूलन देवी के बारे में, और फूलन देवी को चंबल का बीहड़ कहा जाता। और चंबल का बीहड़ का विस्तार इसी मालवा के पठार में, और मालवा के पठार में चंबल के बीहड़ का बनने का जो कारण है, इस कारण के रूप में एक अपर्दन होता है जिसको अब नली का अपर्दन कहते। तो अपर्दन जब पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा हो, और अब नल का अपर्दन से ही बीहड़ बनता। और जब जहां क्षेत्र जो क्षेत्र या जिस भौगोलिक स्थिति में बीहड़ बन जाएगा वहां पर लैंड उबड़ खाबड़ हो जाए। मतलब जब लैंड देखेंगे तो लैंड का कोई पैटर्न नहीं होगा, उबड़ खाबड़ ऐसे लैंड हो। और जब उबड़ खाबड़ लैंड होता तो इसी को बीहड़ कहते। और इसलिए होता है कि बीच बीच से मिट्टी कटी हुई है और बीच बीच में नहीं कटा तो उड़ा, तो कहीं उभरा लैंड होगा, कहीं गड्ढा होगा, क्योंकि कटाव एक समान नहीं है। और नदियों के बहाव से कभी कभी ऐसा अनइवन अलग अलग असमान रूप में कटाव होता है। जब अपर्दन क्रिया असमान होगी अलग अलग क्षेत्रों में तो जहां कटाव ज्यादा हो गड्ढा हो जाएगा, जहां कटाव नहीं होगा उबड़ा हुआ रह जाए। तो इसी उबड़ खाबड़ लैंड को ही बीहड़ कहते। और जब बीहड़ हो जाता है तो ये बीहड़ दुर्गम क्षेत्र होता है। दुर्गम मतलब यहां विकास का काम कम हो सकता है, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सड़कें नहीं बन सकती, कोई बसाव ज्यादा नहीं होगा, कम्युनिकेशन यातायात का साधन बहुत कम होगा। और यही वजह है कि चंबल का बीहड़ जो है अब नलका पर्दन से बना, और ये बीहड़ कुख्यात लोगों की शरण स्थली मानी जाती है। तो कुख्यात जो लोग होते हैं खासकर आपराधिक प्रवृत्ति के, जैसे हमने फूलन देवी का नाम लिया, बहुत ज्यादा यहां पर
डकैतों का यहाँ पनाह होता, जो कि सरकार के पहुंच से दूर है। किसी भी काम को करने में यहाँ देर होता, लोगों को पहुंचने में, सरकारी तंत्र को यहां तक पहुंचने में बहुत समय लगता, और इसलिए यहां पर लोग जाकर के शरण ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है मालवा के पठार को, विस्तार याद रखना है, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है, कुछ शहरों का नाम याद रखना है, और ध्यान रखना है चंबल के बीहड़। तो इतना चीज आप ध्यान रखें। अब यहां के बाद जो हम लोग को पढ़ना है ये प्रायद्वीपीय भारत में, वो पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट लोकेशन, और अभी बहुत सारा इसमें तथ्य है प्रायद्वीपीय भारत में, जिसको हम लोग को देखना है एक करके। तो चलते हैं अब एक अगला टॉपिक जिसको देखेंगे, और उसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। तो एक ध्यान रखना है पश्चिमी घाट पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कई मामले में एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पश्चिमी घाट पर्वत क्या है, क्या इसका विस्तार है, इसको देखें। तो साथियों अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं नीचे वाले क्षेत्र को। तो ये आपने पढ़ लिया, अब नीचे वाले लोकेशन में चलना है, क्योंकि पूरा हम लोग को प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना या दक्षिण का पठार पढ़ना। तो इसी को हम लोग देखेंगे एक एक करके, ताकि आप इसको याद रख सकें और जो भी एग्जाम में पूछा जाए उसको बता सके। तो चलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की तरफ। अब पश्चिमी घाट पर्वत में आएंगे तो कई महत्वपूर्ण तथ्य है। अब पश्चिमी घाट पर्वत यही है, इसको ध्यान रखना। तो ऐसे पर्वत जो है एक लंबा पर्वत, यहां से शुरू है यहां तक, और पूरा श्रृंखलाबद्ध चेन में, कहीं टूटा फूटा नहीं। तो ये ध्यान रखना। तो पहले तो ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट पर्वत, इसी का नाम पश्चिमी घाट पर्वत, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, यहां कंफ्यूजन नहीं करना। तो पश्चिमी घाट पर्वत क्यों नाम है, तो ध्यान दें। तो दक्षिण भारत में चले, प्रायद्वीपीय भारत में, तो ये पश्चिम में, और पश्चिम में समुद्र के तट के किनारे ये घाट है। तो घाट पश्चिम में घाट है, और उसके पास जो पर्वत है वो पश्चिमी घाट पर्वत। लोकेशन देखें तो एक छोर जो इधर है ये गुजरात में, और ये जो एक छोर है ये तमिलनाडु में। तो ये ध्यान रखना, मतलब ये जो पर्वत है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में, गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु तक फैला हुआ एक लंबा पर्वत, और पूरी तरह से श्रृंखलाबद्ध है चेन में। तो लोकेशन पहले ध्यान रखना। लोकेशन क्या है कि पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में गुजरात से शुरू होकर, गुजरात से दक्षिण में तमिलनाडु तक है, ये ध्यान रखना। तो उत्तर में गुजरात से शुरू होता है और दक्षिण में तमिलनाडु तक जाता है, और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पश्चिमी पार्ट में या पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार। तो ध्यान रखना, और इसके बारे में कई जगह पर चर्चा होगी। जब वर्षा पढ़ेंगे तो, क्लाइमेट पढ़ेंगे तो, सब जगह चर्चा हो। और चर्चा जो होगा उसमें कुछ चीजों को ध्यान रखना। बीपीएससी में पूछा गया था 2 एग्जाम पहले, और उसको आपको ध्यान रखना। और एक टर्म है यहां पर इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, ये ध्यान रखना, ये पूछता है बार बार। तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट भारत में एक इंपॉर्टेंट है जो पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में देखा जाता है, और पूछा था यही कि इनमें से कौन इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो यही पश्चिमी घाट पर्वत। तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट का पहला मीनिंग समझना कि होता क्या। तो पहले तो समझना है कि वैसा भौगोलिक क्षेत्र, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जिस क्षेत्र में जैविक विविधता सर्वाधिक हो। जैविक विविधता,
जैविक विविधता सर्वाधिक होना चाहिए। तो जैविक विविधता जिस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है उसी को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं। तो कभी कभी तो यही पॉइंट पूछ देगा, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भौगोलिक वह क्षेत्र जहां पर जैविक विविधता मतलब सिंपल कि जहां पर जीवों की प्रजाति सबसे अधिक हो, मतलब विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हो, विभिन्न प्रकार के जानवर मिलते हो, मतलब बहुसंख्या में, एक ही जानवर की संख्या अधिक नहीं, अलग अलग तरह के जानवरों की संख्या या अलग अलग तरह के पौधों की संख्या। और जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पर वैज्ञानिक बहुत सारे रिसर्च होते हैं, अनुसंधान, और इसलिए अक्सर चर्चा में रहता है। तो ध्यान रखना है कि जैविक विविधता सर्वाधिक होता है उसको इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं। और इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में भारत में पश्चिमी घाट पर्वत एक इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब ये पर्वत यहां से यहां तक पश्चिमी घाट पर्वत, लेकिन इधर आए तो ये जो पार्ट है ये केरल का पार्ट, ये केरल, ये ध्यान रखना। तो ये वाला पर्वत केरल में घुसा है, यहां से इधर आया और केरल में इंटर किया। और जब केरल में घुस गया ये पर्वत तो इस पर्वत का एक नाम हो जाता है जिसको इलायची पर्वत कहते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि केरल में आपको पता होगा केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं और मसालों की रानी इलायची कहलाती है। तो ये ध्यान रखना। अब ध्यान दें कि यहां पर क्या पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि पश्चिमी घाट पर्वत का वह भाग जो केरल में है उसे इलायची पर्वत कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो कभी कभी पश्चिमी घाट पर्वत नहीं देगा, इलायची पर्वत देगा। तो इलायची पर्वत अलग पर्वत नहीं है, पश्चिमी घाट पर्वत ही है, लेकिन इसका विस्तार जो है वो केरल के क्षेत्र में, मतलब यही पर्वत जब केरल में जब पहुंच जाता है, केरल में इसका विस्तार होता है, जिसको इलायची पर्वत कहते हैं। कारण कि इन पर्वतों पर इलायची की बड़े पैमाने पर खेती होती है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि मसालों की खेती की वजह से, क्योंकि मसालों का बहुत बड़ा खेती होता है, इसकी वजह से केरल को एक नाम दिया गया। और जो नाम जो दिया गया है उसको ध्यान रखना। तो केरल जो है, पहला तो ध्यान रखना है कि इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। एक उपमा दिया गया, गार्डन ऑफ स्पाइसेस, तो मसालों का बागीचा। तो एक गार्डन है जहां पर बहुत ज्यादा स्पाइसेज होता है। शुरुआती समय से ही विदेशी लोग इन मसालों के लिए इन क्षेत्रों में आया करते थे। पहला जो पुर्तगाली पहुंचा था वो भी केरल ही पहुंचा था मसालों के लिए। तो ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है भी कि मसालों की रानी, क्वीन ऑफ स्पाइसेस, तो मसालों की रानी के रूप में उपमा दिया जाता है इलायची को। तो इलायची पर्वत इस इलायची के उत्पादन के कारण। अब इलायची के जगह एग्जाम में इलायची न लिख करके कार्डेमम लिख देता है। तो कार्डेमम लिख दे तो ये ध्यान रखना। तो कार्डेमम मतलब ही इलायची होता है, अंग्रेजी वर्ड। तो कार्डेमम हिल्स कहते हैं। कार्डेमम पहाड़ी कह सकते हैं या पर्वत भी कह सकते हैं। तो कार्डेमम की पहाड़ी कहां है ये पूछे तो केरल में। इलायची कहां, पर्वत कहां है, तो केरल में। अब यहां ध्यान रखना है कि इस पश्चिमी घाट पर्वत की भी एक ऊंची चोटी, और ऊंची चोटी जो है ये सबसे ऊंची चोटी किसकी, तो ये ध्यान रखना है सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम अन्नामुड़ी है। अन्नामुड़ी को कहीं कहीं अनपामुड़ी भी कह देता। तो अनपामुड़ी भी लिखता है, अन्नामुड़ी भी लिखता है। अनपामुड़ी, अनपामुड़ी, ये ध्यान रखना है कि जो ऊंचा चोटी है ये केरल में ही है। तो ये ध्यान देना, मतलब इसी लोकेशन में एक ऊंचा चोटी है जो इस पूरे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, और इसी का नाम अन्नामुड़ी। इसके बारे में और भी बातें होगी अगले वीडियो में। जब हम लोग ज्योग्राफी का वीडियो देखेंगे तो फिर हम इसको और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको हम और व्याख्या करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यूअसली वीडियो देखें, शुरू से अंत तक देखें, और प्लेलिस्ट में जाकर के सब्जेक्ट वाइज वीडियो खोजने में दिक्कत ना हो, आप सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हैं। और वीडियो जो आएगा
हर दिन मॉर्निंग में आएगा 7 बजे और 8 बजे के बीच में। करंट अफेयर का जो वीडियो मैंने श्रृंखला शुरू किया है उसमें कंटेंट्स के आधार पर वो पर डे भी हो सकता है या 2 दिन 3 दिन पर भी एक वीडियो आ सकता है, क्योंकि कंटेंट्स अभी बहुत कम है, तो उसको ध्यान रखना है। करंट का वीडियो आपको मिलेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं भूगोल का। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सबा खैर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।